क्योंकि सब लोग मानते थे कि ये तो क्योंकि बड़े जिनके इतिहास होते हैं, जिनके राजनीतिक विरासत जिनकी मजबूत होती है, जनता को लगता है कि भाई टिकट एक साधारण व्यक्ति को कैसे मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मेहनत को जो हमने 13 से 18 तक जनता में करी, हमारी सक्रियता रही और मेहनत के साथ में जो जनता का फीडबैक था, जो जनता की भावनाएं थी, वो कहीं ना कहीं ऊपर तक पहुंची और लोगों ने इस बात को बताया कि मनीष जो भी व्यक्ति है ये जनता की सेवा में हमेशा खड़ा रहता है। और सेवा के बारे में मेरे मुंह से कहूं, आपको अच्छे से पता है, इस बार तो हमने बुरा दौर, कोरोना से बुरा दौर 100 साल में हमारे बुजुर्गों ने ना सुना ना देखा। आज से 100-125 साल पहले बड़े बुजुर्ग जो 80-90-100 साल के हो गए, वो कहते हैं कि हमारे पिताजी ने, हमारे दादा ने बुरा दौर देखा था। लेकिन कोरोना जैसा दौर हमारे लोगों ने, हमारी सदी ने, हमारी इस पीढ़ी ने, हमारे जो बुजुर्ग हैं इन्होंने देखा है ऐसी विपदा के समय में। क्योंकि बाकी जगह की बात करना व्यर्थ है, हम हमारे क्षेत्र की बात करें। जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता के बीच में खड़ा रहे। जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता के आंसू पोंछे। जनप्रतिनिधि का काम होता है अगर किसी के घर में तकलीफ है, किसी के परिवार में तकलीफ है और ऐसी महामारी में अगर कोई तकलीफ है, वहां जाकर के उसको संभाले, उसकी टीम वहां जाकर के संभाले, उसके दर्द को समझे और उसके दर्द को समझ करके समझे कि मेरा अपना दर्द है। यहाँ पर किन लोगों ने समझा, किन लोगों ने नहीं समझा, जिनको विरासत में राजनीति मिली, जिनको हमेशा से केवल अपने बाप की वजह से, अपने पिता की वजह से, अपनी माँ की वजह से राजनीति में सब कुछ मिला हो, उन लोगों ने जनता के दर्द को नहीं समझा। उन लोगों ने गरीब व्यक्ति के उस परेशानी को नहीं समझा। जो व्यक्ति यहाँ पर उसका परिवार था, खुद कहीं 1500-2000 किलोमीटर जाकर के मजदूरी कर रहा था, उस परिवार की परिस्थिति को नहीं समझा। हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे 36 बिरादरी के नौजवान साथियों ने, बुजुर्गों ने उस बात को समझा, उस दर्द को समझा और गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, ढाणी-ढाणी में जाकर के उन परिवारों को देखा जो परेशानी में थे और उनको मदद करने का काम किया। इस बात के साक्षी आप लोग हो और आज उसी का नतीजा है कि यहाँ की जनता, यहाँ की 36 बिरादरी, यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ की पितृशक्ति एक जगह इकट्ठी होकर के इस बात की तारीफ कर रही है, इस बात को मान रही है, इस बात के लिए आशीर्वाद दे रही है, इस बात के लिए इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना रही है। कहीं न कहीं हमने ऐतिहासिक काम करने का जो प्रयास उस समय किया, जनता की सेवा करने का काम किया। बहुत सारे फोन आते थे, किसी के घर में राशन की समस्या थी और आज का कोई भी व्यक्ति हो स्वाभिमानी होता है, कोई व्यक्ति मुंह से कह भी नहीं सकता, दर्द को समझना पड़ता है, दर्द को महसूस करना पड़ता है। आज बगल का व्यक्ति, पड़ोस का व्यक्ति पड़ोसी को तकलीफ नहीं बताता, वो नहीं बताता कि मेरे घर में ये तकलीफ है, मेरे राशन की समस्या है। ये हमको, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। जब आम जनता ने खड़े होकर के एक दूसरे की मदद करने का काम किया है, वो 2 परिवार कहाँ चले गए थे जब उनको ऐसे समय में काम करना चाहिए था, जनता के बीच में खड़ा रहना चाहिए था। गांव के गरीब से गरीब व्यक्ति ने भी, जो सामान्य था, उसने भी अपने पड़ोसी की मदद करने का काम किया। ये आईना है, ये एक ऐसा समय था जिसने दर्पण दिखाने का काम किया है जनता को कि कौन व्यक्ति सेवा करने के लिए खड़ा हुआ है, किस व्यक्ति का मार्ग सेवा का है। और उस समय लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत पड़ी, लोगों को दवाई की जरूरत पड़ी, लोगों को पता नहीं तरह तरह की कितनी जरूरतें पड़ी, लेकिन 2 परिवारों के लोग हिले नहीं, जनता के बीच में आए नहीं, जनता के दर्द को समझा नहीं और अपने घर में जाकर के बैठ गए अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन अगर जिस व्यक्ति को अपनी जान की परवाह हो, उस व्यक्ति को कभी राजनीति में नहीं आना चाहिए। जिस व्यक्ति को केवल अपनी परवाह हो, उसको सामाजिक काम के लिए आगे नहीं आना चाहिए। और जिस व्यक्ति को ये लोभ हो कि मेरी संपत्ति केवल हमेशा इसलिए इकट्ठी रहे कि वो मेरे काम में आए, उस व्यक्ति को राजनीतिक और इस समाज सेवा के काम में नहीं आना चाहिए। उस व्यक्ति को, ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए जो दूसरे का दर्द समझे, उसकी तकलीफ को समझे, उसकी परेशानी को समझ करके उसकी तकलीफ के समय खड़ा रहे। मुझे अच्छे से पता है, यहाँ के हर व्यक्ति को पता है, रात को 12 बजे, रात को 3 बजे, सुबह 3 बजे अगर कोई व्यक्ति, परेशान व्यक्ति अस्पताल में फोन करता है, अस्पताल से फोन करता है और अपने इलाज के लिए कहता है, अपने बेटे के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने परिवार के लिए, ये कहता है कि अस्पताल में इलाज ठीक से नहीं चल रहा। हम सब लोगों को पता है आज राजस्थान के अस्पताल बंद है। मैं इस भाषण के माध्यम से, मेरे उद्बोधन के माध्यम से राजस्थान के सभी डॉक्टर्स
डॉक्टर्स को भी निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान की सरकार को भी निवेदन करना चाहता हूं, आप संवेदनशीलता दिखाइए। आप, क्योंकि आज हर हॉस्पिटल बंद पड़ा है, कोई जो आपका बिल आया है, भले वो जो इलाज का अधिकार, राइट टू हेल्थ, मैं उसका समर्थन जरूर करता हूं, लेकिन आपको डॉक्टर के साथ, आपको अस्पताल के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री जी को, चिकित्सा मंत्री जी को बैठ करके निर्णय करना चाहिए, क्योंकि ये बात कोई नेता नहीं बोलेगा। मुझे जनता कहती है, मुझे हर आदमी, दिन में 100 फोन आते हैं, अस्पताल में कोई भर्ती नहीं कर रहा। जैसे कोरोना के समय फोन आ रहे थे, कहीं ना कहीं आज 10% ऐसे फोन अब भी आ रहे हैं। समझना पड़ेगा सरकारों को भी कि अगर कोई स्ट्राइक कर रहे हैं, डॉक्टर्स को भी, जो क्योंकि डॉक्टर्स को दर्जा दिया हुआ है भगवान का, और आज इस समय अस्पताल, क्योंकि ये विषय अलग हो गया, लेकिन आज अस्पताल, चौमू के अस्पताल हो, हमारे नजदीक के हॉस्पिटल हो, सब जगह बंद है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, ये बात मैंने बीच में इसलिए बोली क्योंकि ये बोलना जरूरी है, ये कहना जरूरी है। सरकार को उनकी बात भी सुननी चाहिए, लेकिन सरकार की और जनता की बात, मैं कहूंगा कि जनता की बात को, अस्पताल को, डॉक्टर्स को भी समझना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स को हमारी जनता ने भगवान से कम नहीं समझा। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, वो अपने भगवान के रूप में आकर के जनता की सेवा जरूर करे। मैं अपनी बात बता रहा था, रात को कोई व्यक्ति परेशान फोन करता है, हम उसकी मदद करने का काम करते हैं, हम उसके लिए खड़े रहते हैं। और यहाँ के राजनीतिक लोग कितना खड़े रहते हैं, कितना खड़े नहीं रहते, ये आपको अच्छे से पता है। आम जनता नजर मिलाकर के उनसे बात नहीं कर सकती, इतना अंतर वो रखते हैं। मैं कहता हूं कि उनका अंतर तो इतना है कि उनके कार्यकर्ताओं से लोग, जनता सीधे मुंह नजर मिलाकर के बात नहीं कर सकती। इतनी डर की राजनीति, इतनी प्रतिशोध की राजनीति मैंने शाहपुरा के अलावा कहीं नहीं देखी। अभी पवन जी बता रहे थे, जिला परिषद के सम्मान्य सदस्य हैं, यहाँ सरपंच प्रतिनिधि भी बैठे हैं, सब लोगों को पता है कि हमारे क्षेत्र में किस प्रकार के हालात बने हुए हैं, भ्रष्टाचार का अखंड किस प्रकार का बना हुआ है। इन सब बातों को अगर उखाड़ना है तो हम लोगों को प्रयत्न करना पड़ेगा, हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। जिस तरीके से आज आप लोगों ने ये कार्यक्रम किया है, इस कार्यक्रम को साकार तो हम लोगों को करना है। ये वरिष्ठ जन जो हमारी विरासत है, उनकी जो महिमा है, जो उनके चरणों की धूल है, मैंने आशीर्वाद के स्वरूप जरूर ली है। और हमेशा हमारे नौजवान साथियों को समझना चाहिए कि वरिष्ठ नागरिक हमारे घर का, हमारे जो कुल का, मैं कहता हूं कुल का देवी देवता है, उनका सम्मान, उनका मान सम्मान हम सब लोगों को रखना चाहिए। साथ में उन लोगों का मार्गदर्शन, उनके जीवन का अनुभव है, वो हम सब लोगों को साथ लेकर के चलना चाहिए। आज बहुत सारी चर्चाएं आती है कि भाई इसके साथ तो नौजवान लोग, आज बुजुर्गों की ये शक्ति, बुजुर्गों की ताकत, बुजुर्गों का आशीर्वाद भी उन लोगों को नजर आना चाहिए कि कितने बुजुर्ग माता पिता आज हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे साथ है। और आज ये वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह जो ऐतिहासिक है, ये हमारे मन की इच्छा थी, ये हम सब लोगों की, हम कार्यकर्ताओं की, जिसकी शुरुआत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे खेतरोली के कार्यकर्ताओं के, जिन्होंने एक ऐतिहासिक शुरुआत करी। और मुझे भी एक ऐसा अवसर मिलेगा कि बुजुर्गों की चरणों की धूल मुझे अपने सर पर लगाने का अवसर मिला, ऐसा सौभाग्य मुझे मिला। और अब नवरात्रि का अच्छा समय है, अभी रोजा का भी, हमारे कई मुसलमान भाई यहाँ बैठे, रोजा भी चल रहे हैं। ये पवित्र महीना है, पवित्र समय है। ऐसे पवित्र समय में हम सब लोगों को जो ये अवसर मिला है, शुभ अवसर मिला है, हम सब लोगों ने जो ये शुभ अवसर आज पाकर के मुंबई से निषेध दिया है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे थे कि कैसे बुजुर्ग जो उनका वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। मैं आप सब लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूँ और विशेष रूप से नौजवान साथियों से भी कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में जो अंतर है, हम बुजुर्गों के और नौजवानों के बीच में फर्क है। आज मुझे कहते हैं, कोई बुजुर्ग कहीं में जाता हो तो टोक देते हैं, बेटा लड़कों को भी रखो, हमको भी कहा करो। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, ये आपके बेटे पोते हैं, इनमें और आप में फर्क नहीं होना चाहिए, कोई सोच का फर्क नहीं होना चाहिए। हमें समझना पड़ेगा और विशेष रूप से नौजवानों को समझना पड़ेगा कि हमारी जो सोच है वो हमारे बुजुर्गों के साथ मिले, हमें उनके साथ बैठना पड़ेगा, हमें उनके साथ चर्चा करनी पड़ेगी। आज घर का बुजुर्ग कोई माता पिता है, अगर वो अकेले बैठे रहते हैं, अकेले में खड़े रहते हैं, तो हम लोगों को समझना चाहिए कि वो अकेले मन में क्या सोच रहे हैं। हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी जी ली, लेकिन उनको
चिंता है अपने बेटे की, अपने परिवार की, अपने पोते की, अपनी पीढ़ी की। हमें उस विषय में चर्चा करके इनके साथ संवाद स्थापित करना चाहिए ताकि ये वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह वास्तव में साकार हो। हमारा कार्यक्रम केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं बने, हमें एक नई सोच के साथ में आगे बढ़ना है और हमारे बुजुर्गों का सम्मान हमेशा बना रहे, इस बात की चिंता हमें करनी है, इस बात का ध्यान हमें हमेशा रखना है। किसी में अगर उसका नाम आ जाता है तो उसके वर्षों की कमाई खत्म हो जाती है। हम सब लोगों को उनकी भावनाओं को समझ करके, उनकी बातों को समझ करके हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि जिन्होंने बुजुर्ग का आशीर्वाद सही मन से लिया है, सही बात से लिया है, सच्चे मायने में उसको कोई नहीं रोक सकता। आप सब लोगों ने, कांवरपुरा वासियों ने, आसपास के क्षेत्र के लोगों ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया है और नौजवानों की टीम ने बुजुर्गों के मार्गदर्शन से इस कार्यक्रम को जो सुचारू रूप से चलाने का काम किया है, आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में आपको पूरे कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय 2023 चल रही है, मेरा चुनाव तो तीसरा चुनाव है और मुझे कभी कोई परवाह नहीं है। मेरे संयम को भी लोग देखते होंगे, क्योंकि लोग ये कहते हैं बेटा इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो, कैसे 18 घंटे जनता के बीच में जाते हो, घूमते हो, मेहनत करते हो, कैसे अपना काम चलाते हो। सब लोगों को चिंता रहती इस बात की। मुझे इस बात का कभी भी अफसोस नहीं होता कि मैं चुनाव हार गया। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि कैसे जनता ने उन लोगों को चुन लिया जो लोग इसके लायक नहीं थे, जिन लोगों ने हम